हेलो स्टूडेंट। तो आज अपन पढ़ेंगे बीएस ब्लूम की वर्गीकी मतलब ब्लूम्स टेक्सोनोमी। तो ब्लूम ने जो वर्गीकरण दिया है वो व्यवहार परिवर्तन के आधार पर उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। तो इसमें 3 टर्म आती है, हेड, हार्ट और हेल्थ। तो इन तीनों टर्म के बारे में अगर आगे अपन पढ़ेंगे। ब्लूम व उनके सहयोगियों ने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण करते हुए व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को 3 पक्षों में विभाजित किया है। प्रत्येक के अंतर्गत कुछ निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण किया है। मतलब उसने जो वर्गीकरण किया है वो व्यवहार परिवर्तन का किया है और उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। उद्देश्य बताया उसमें अलग अलग तरह के। तो यह जो उद्देश्य है ये सरल से कठिन की ओर है। सरल से कठिन की ओर क्या होता है कि सबसे पहले अपन सीखते हैं गिनती और फिर सीखते हैं जोड़ बाकी। तो इसी तरह से जो सरल से कठिन का जो नियम लागू होता है तो इस तरह से ये सूत्र इसमें काम आता है। इसमें क्या होता है कि बिना निचले स्तर के उद्देश्य को प्राप्त किए उच्च स्तरीय उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब पहले इसके जो उच्च स्तर का जो उद्देश्य होगा उसे सबसे अंतिम रूप में अपन प्राप्त करेंगे और जो ऊपर वाला जो उद्देश्य होता है उसे सर्वप्रथम प्राप्त करेंगे। अपन समझ सकते हैं कि अपन गिनती लिखते हैं 1 2 3 और 4। तो इस गिनती को अपन उल्टा थोड़ी ना लिखते हैं, अपन सीधा लिखते हैं ना। 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। तो इसी तरह से ये उद्देश्य भी चलते रहते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के ये तीनों पक्ष होते हैं वो तीनों है ना एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जिस तरह से पेन और चाय का जो संबंध होता है उसी तरह से ये भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि अगर एक पक्ष का जो विकास होगा तो अन्य का भी विकास होगा। सबसे पहला पक्ष होता है ज्ञानात्मक जो नॉलेज होता है, दूसरा होता है भावात्मक, तीसरा होता है क्रियात्मक जो शरीर की क्रिया मतलब हाथ पैर की जो क्रिया होती है उससे संबंधित होता है। अब अपन पढ़ते हैं व्यवहार के 3 पक्ष। सबसे पहला होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक, तीसरा होता है क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष दिया है बीएस ब्लूम ने और ये दिया है 1956 में। भावात्मक दिया है 1964 में और क्रियात्मक दिया है 1969 में। ये सारणी मैंने आपके इजी वे के लिए बनाई है ताकि आप अच्छे से याद कर सको। सबसे पहला आता है ज्ञानात्मक पक्ष जिसमें नॉलेज मतलब हेड से जुड़ा होता है ये पक्ष। तो इसमें आता है प्रत्यय स्मरण मतलब रिकॉल। याद की हुई चीज को वापिस अगर हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं तो वह कहलाता है प्रत्यय स्मरण। इस उद्देश्य के अंतर्गत तथ्यों या सूचनाओं को जानना, पहचानना, परिभाषित करना तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका पुनः स्मरण करना प्रत्यय स्मरण और प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। मतलब पुनः स्मरण करने में क्या आता है, ये प्रत्यय स्मरण आता है और पहचानना, परिभाषा देना आदि प्रत्यभिज्ञान के अंतर्गत आता है। ये ज्ञानात्मक पक्ष का जो ज्ञान होता है उसका पाठ होते हैं। दूसरा होता है अवबोध। अवबोध में आती है व्याख्या। सबसे पहले अपन ने कर ली परिभाषा दे दी, छोटे रूप से चलेंगे बड़े की ओर। तो अपन ने परिभाषा लिख ली है, पहचानना, परिभाषित करना ये छोटा रूप होता है। अब होता है अवबोध मतलब उसका व्याख्या करना, संबंध स्थापित करना, अंतर करना, अनुमान लगाना, सही उदाहरण देना। अनुप्रयोग होता है कि अपन ने जो याद की है उस चीज को किसी और टॉपिक में उपयोग में लेना। अर्जित किए गए तथ्य तथा अवबोध किए गए ज्ञान का वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग करना। इस चीज को अगर अपन नोटिस करें वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग, तो अपन ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है विद्यालय ज्ञान, विश्वविद्यालय ज्ञान, उसका अगर अपन अपने दैनिक जीवन में बाहरी क्षेत्र में अगर उपयोग करें तो वह कहलाता है अनुप्रयोग। इसके अंतर्गत आते रूपांतरित करना, अनुप्रयोग करना, प्रदर्शित करना। अगर अपन साइंस के स्टूडेंट हैं तो अगर अपन लेबोरेटरी में जाएंगे तो बहुत सारे प्रयोग करेंगे, जो प्रयोग शायद अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड भी हो,
तो अपन उस लेबोरेटरी में तो करेंगे ही, घर जाकर भी उसका प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, एक तरह की प्रदर्शनी होगी वो। फिर आता है विश्लेषण, मतलब टुकड़े करना, एनालिसिस होता है। कोई भी टॉपिक होगा उसके अपन टुकड़े टुकड़े करके उसे याद करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। किसी संप्रत्यय के विभिन्न खंडों के प्रति पृथक समझ विकसित करके उसके संगठनात्मक ढांचे को समझना विश्लेषण कहलाता है। मतलब कोई भी टॉपिक होगा उसके अगर अपन थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे तो वो समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर उसके टुकड़े करेंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें आता है वर्गीकरण करना, विभेदित करना, विश्लेषित करना। संश्लेषण, मतलब इसके पहले आता है विश्लेषण और बाद में संश्लेषण आता है, कभी भी संश्लेषण पहले नहीं आता है। ये देखा गया होगा आपने, कपड़ा होता है तो उसे पहले क्या होता है, वो कटा फटा होता है और फिर उससे अपन कपड़ा जोड़कर कपड़ा बनाते हैं। तो पहले क्या होता है, विश्लेषण होता है और फिर संश्लेषण होता है। विश्लेषण कर लेने के पश्चात सभी निष्कर्षों को संगठित करके नवीन निष्कर्षों का सृजन करना ही संश्लेषण होता है। इसके अंतर्गत आते हैं संशोधन करना, पुनः परिभाषित करना, पुनः व्याख्या करना, प्रारूप बनाना, सारांश। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है कि संशोधित करना किसके अंतर्गत आता है, पुनः परिभाषित करना किस पक्ष के अंतर्गत आता है। तो अपन डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं अगर याद हो तो। फिर आता है मूल्यांकन। विश्लेषण संश्लेषण प्रक्रिया हो जाने के पश्चात विचारों, संप्रत्ययों आदि के संबंध में कोई निर्णय देना मूल्यांकन कहलाता है। तो समीक्षा करना, आलोचना करना। मूल्यांकन क्या होता है कि अपन जो कोई बच्चा अगर किसी टॉपिक की थ्योरी पढ़ाएगा तो उसका अपन रिजल्ट देंगे तो कि उस बच्चे ने किस तरह से पढ़ाया है, तो उसका निष्कर्ष बताएंगे, मूल्य निर्धारण करना आदि। सेकंड आता है भावात्मक पक्ष, जिसे करथवाल ने दिया है। इसके उद्देश्य होते हैं आग्रहण, मतलब टीचर ने आपको क्वेश्चन पूछा और उसका आपको जवाब देना है तो वह कहलाता है आग्रहण। पूछना यानी क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछना। बालकों में विषयगत रुचि जगह पाना तथा संप्रति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना इस उद्देश्य की प्राप्ति माना जाता है। आग्रहण होता है प्रश्न पूछना, स्वीकार करना, ग्रहण करना। अनुक्रिया, टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया है तो उसका अगर अपन आंसर देते हैं तो वह कहलाता है अनुक्रिया। इस उद्देश्य के अंतर्गत बालकों में विषय वस्तु के प्रति अर्थात उद्दीपक के प्रति किसी अनुक्रिया को देखा जाता है। उद्दीपक क्या होता है, कोई प्रश्न पूछता है तो वह कहलाता है, प्रश्न पूछना होता है वो कहलाता है उद्दीपक। अगर अपन उसका आंसर देंगे तो वो कहलाती है अनुक्रिया। तो इसके अंतर्गत आता है उत्तर देना, विमर्श करना, अनुकरण करना आदि। अनुमूल्यन, जो परिवार से मिले जो अपने नैतिक मूल्य होते हैं उसे अपन ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं अनुमूल्यन। इस उद्देश्य की पूर्ति बालक द्वारा किन्हीं विशिष्ट मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने से पता चलती है। निश्चय करना, मतलब जो विपरीत परिस्थितियां होती है उसमें अपन किस तरह से निश्चय कर सकते हैं तो वह कहलाता है अनुमूल्यन। निर्णय लेना, प्रभावित करना। अब आता है संगठन। संगठन नाम से पता चल रहा है, संगठन मतलब संगठन, मतलब ग्रुप होगा एक तरह का, या विचारों का या ज्ञान का। तो पूर्व के अनुभव को संगठित करके उनका सामान्यीकरण करना। बालक के मस्तिष्क में जो पूर्व अनुभव होते हैं उसको एकत्रित करके उसकी योजना बनाना, एकत्रित करना और सामान्यीकरण करना संगठन के अंतर्गत आता है। अब आता है चरित्रीकरण। निरंतर तथा लंबे समय तक मूल्यों को व्यवहार में लाना वह उसके चरित्र का स्थायी भाग बन जाता है। मतलब बार बार अगर कोई स्टूडेंट अपनी अच्छी आदतें प्रदर्शित करता है तो वह उसी तरह का व्यवहार करने लग जाता है। इसे हम दृष्टिकोण भी कहते हैं। सूचक होता है अभिवृत्ति, मनोवृत्ति। मनोवृत्ति अपन मान सकते हैं कि अपन एक औरत को देखते हैं जिसे अपन जानते भी नहीं, लेकिन उसका अजीब ढंग का हुलिया से अपन मान सकते हैं कि
अगर वो अच्छी तैयार होगी तो सामने वाले की मनोवृत्ति मतलब उसके दिमाग में यह नेगेटिव रोल भी चल रहा होगा और पॉजिटिव भी चल रहा होगा, तो वो उसकी मनोवृत्ति होगी, मतलब उसके दिमाग में जो भी चल रहा होगा वो उसका कहलाता है मनोवृत्ति। अब आता है क्रियात्मक पक्ष, मनोगतिक, जो शरीर की क्रियाओं से रिलेटेड होता है और यह सिम्पसन ने दिया। इसमें आता है सबसे पहले अनुकरण या उद्दीपन। अनुकरण आता है कि कोई छोटा बच्चा होगा, किसी बड़े आदमी को देखता होगा कि वह कौन सी क्रियाएं कर रहा है, तो वह स्वयं उसी की तरह करने की कोशिश करता है, तो वह कहलाता है अनुकरण। कौशलात्मक प्रशिक्षण का प्रथम उद्देश्य होता है, मतलब पहला उद्देश्य यही होता है कि बालक सबसे पहले यही करता है। सबसे पहले बालक किसी इंसान को देखेगा तो उसकी क्रियाओं को वह नोटिस करेगा और फिर उसमें क्या होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी और फिर उसी की तरह वह कार्य करेगा, तो वह कहलाता है अनुकरण। और ये कौशल का जो प्रशिक्षण होता है उसका प्रथम उद्देश्य अनुकरण होता है, जिसमें बालक दूसरों को कार्य करते हुए देखता है और उसी प्रकार का कार्य करने का प्रयास करता है। इसमें आता है अनुकरण करना और कार्य करना। दूसरा आता है कार्य करना। सबसे पहले अपन ने देख लिया अनुकरण करना, मतलब किसी को देखकर कोई कार्य सीखना और फिर उसे कार्य करना, दी गई निर्देशों के अनुसार कार्य करना, यानी आज्ञा का पालन करना। परिशुद्धता क्या होती है, कोई स्टूडेंट होगा वो बार बार गलतियां कर रहा होगा, तो इस तरह से पहले वह कार्य करेगा तो उसमें से थोड़ी सी शुद्धता सही होगी, मतलब थोड़ा सा कार्य उसका सही होगा, तो क्या होगी, वह उसकी परिशुद्धता कहलाती है। इस कौशल में बालक निरंतर अभ्यास करके अपनी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करता है, मतलब अभ्यास करता है बार बार। तो इसीलिए बताया जाता है कि छोटे बच्चों को क्या करते हैं, सबसे पहले उन्हें नकल करने के लिए दिया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि वह बालक स्वतंत्र रूप से लिखना सीख सके। अब आता है संयोजन, समन्वय, जोड़बंदी, यानी जोड़ना। इस कौशल के अंतर्गत बालक एक साथ कई क्रियाओं को करना सीख जाता है। प्रत्येक कार्य को दूसरे कार्य से समन्वय स्थापित करते हुए करता है, मतलब एक कार्य तो कर ही रहा है बालक, उसके साथ दूसरा कार्य भी करना, साथ साथ करना, वह कहलाता है संयोजन। तो इसका सूचक शब्द होता है समन्वय। एग्जाम में यह सूचक शब्द ही आपके काम आते हैं, इसके बेस पे ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे आता है स्वाभाविकरण। यह कौशलात्मक उद्देश्यों का अंतिम तथा उच्च स्तर होता है। अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि सबसे पहले जो उच्च स्तर का जो उद्देश्य होगा वो सबसे लास्ट में अपन ग्रहण करते हैं, और जो ऊपर वाला जो उद्देश्य होगा उसे सबसे पहले ग्रहण करते हैं। ये नहीं होगा कि अपन स्वाभाविकरण पहले ग्रहण कर लें, ये क्रम से चलता रहता है, जिसमें कार्य करना यंत्रवत हो जाता है। इसमें क्या होता है, यंत्रवत मतलब मशीनों के द्वारा कार्य होता है।